हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अब तक हमने वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में लग्जरी नेसेसिटीज़ और कंफर्ट क्या होता है। अब हम पेडागोजिकल, हमारे कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, उस पे पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में कि कोई भी एक टॉपिक दे दिया है इकोनॉमिक्स का, उसमें बोलेंगे कि इसके ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कि कोई भी एक एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ, या फिर पेडागोजिकल एनालिसिस करने के लिए बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि लॉ ऑफ रिटर्न है क्या। लॉ ऑफ रिटर्न क्या है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। If all factors of production are fixed and one factor of production alone is increasing, हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से कुछ फिक्स हैं, कुछ है वेरिएबल, और जो वन फैक्टर है यानी कि वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिक्स फैक्टर जो हैं हमारे वो फिक्स हैं और वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज़ एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है या फिर टीपी बोलेंगे हम, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा। फिर बट लेटर ऑन इट विल इंक्रीज़ एट ए डिमिनिशिंग रेट, और फिर उसके बाद एक पॉइंट तक क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। फिर जो ज़ीरो पे पहुंच जाएगा, ना तो वो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। दिस टेंडेंसी कैन बी स्टेट इन अनदर वे एज वेल। इस स्टेटमेंट को हम अलग तरह से और कैसे बोल सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स प्रोडक्शन एक्सेप्ट वन आर फिक्स एंड इफ़ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलोन इज़ इंक्रीज्ड। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उसमें से कुछ तो हैं फिक्स और कुछ हैं वेरिएबल। उनमें से वेरिएबल फैक्टर जो है वो इंक्रीज़, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एवरेज एंड मार्जिन प्रोडक्ट विल राइज, और फिर उस टाइम पे क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट एपी और एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट वो क्या करेंगे, राइज करेंगे, अपने रीच मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेंगे एंड लेटर डिक्लाइन, और उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देंगे, डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे। आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा हो, एक वो बनाते हैं हम, डायग्राम बनाते हैं, उसमें इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये हम ग्राफ बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, वो एक अपने सैचुरेशन लेवल तक जाता है, यहाँ पे ये एक अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद डिमिनिशिंग शुरू हो गया, और एमपी एक टाइम पे ज़ीरो भी आई, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि और कुछ नोट करने वाले पॉइंट क्या हैं कि एनी वन ऑफ द फैक्टर कैन बी फिक्स। कोई भी जो फैक्टर है वो फिक्स हो सकता है, जैसे कि लैंड हो सकती है या इक्विपमेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर के उसमें ले रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमारी लैंड जो हुई वो फिक्स हुई। मान लो 1 एकड़ हम लैंड पे हम क्या करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर करा रहे हैं, उसमें हमारे जो लैंड है वो फिक्स है, प्लांट और मशीनरी है फिक्स है। इफ़ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लांट और मशीनरी जो है वो फिक्स है, और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है। फिर हम कह रहे हैं कि वेरिएबल फैक्टर, सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर है, वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा एज द सिचुएशन में बी। ठीक, नेक्स्ट टोटल जो आउटपुट है, पहले वो विल राइज दो नॉट इन द सेम अमाउंट। जब वो राइज होगा तो सेम अमाउंट से नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, कहीं जो आउटपुट है वो 2 है, फिर उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद वो 8 हुआ, तो यहाँ पे तो गैप कितना का आ रहा है हमारा, 2 का, और यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, वो 4 का। तो हमारा जो ये आउटपुट है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है।
फिर कह रहे हैं हम एवरेज और मार्जिनल आउटपुट विल राइज इनिशियली बट इवेंचुअली विल डिमिनिश। तो एवरेज और मार्जिनल आउटपुट जो हमारा इनिशियली क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। अजम्पशन क्या लिए हैं हमने, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी लॉ हम अगर लर्न कर रहे हैं तो हमें अजम्पशंस भी पता होनी चाहिए उसकी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शॉर्टली द प्रोडक्शन फर्म हैज़ टू सेट्स ऑफ factors. Some factors are fixed on constant. The firm cannot pause more of these factors. तो हम क्या कह रहे हैं कि टू सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें से कि कुछ फैक्टर जो हैं वो फिक्स हैं कांस्टेंट रेट पे, और जो फर्म है वो एक से और ज़्यादा क्या है फैक्टर पॉजेस नहीं कर सकती है। सम वन फैक्टर इज़ वेरिएबल, तो एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा अगर हम द फर्म कैन गेट मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इसकी जो है वो ज़्यादा फैक्टर यूज़ कर सकती है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। उसी के बेसिस पे हमारा क्या निकलेगा, लॉ ऑफ रिटर्न निकलेगा, पर फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स ही रहेगा, जैसे कि लैंड। अब हम एग्जांपल से एक बार करते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम क्या है ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है या 1 एकड़ लैंड है, उस पर 1 पर्सन काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है हमारा 5, ये वेरिएबल फैक्टर है। अगर मैं उसे फिक्स फैक्टर की बात करूँ तो 1 1 1 ये मेरा फिक्स फैक्टर सेम रहेगा, ठीक है। मैंने वेरिएबल फैक्टर क्या है, पहले एक जो एकड़ ज़मीन है, लैंड है, उस पर क्या कर रहा है, 1 पर्सन वर्क कर रहा है और वो क्या कर रहा है 5 आउटपुट निकाल के दे रहा है। उसके बाद 2 पर्सन उसमें लग गए, ठीक है, ये जो टोटल आउटपुट है ये मेरा 10 हो गया। अब क्योंकि एक जो है जो 1 एकड़ जो ज़मीन होगी, जो लैंड का पीस ऑफ लैंड होगा, वो क्या है बहुत बड़ी है, 1 पर्सन के लिए वो उस पर काम करना बहुत हैक्टिक वर्क हो जाएगा। 2 लोग जो आ गए अगर, तो उनके लिए क्या है वो मिल बांट के काम करेंगे और वो काम आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकलेगा। 3 लोग आ गए तो उनके लिए और थोड़ी सी सहूलियत हो गई, उनका क्या निकला है 15 आउटपुट निकला है अब की बार। उसके बाद 4 लोग आ गए, अब की बार बढ़ा तो है पर क्या है मेरा 18 बढ़ा है। क्यों, 4 लोग आ गए, इतने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी एक और लगा लिया, आउटपुट बढ़ा है, नो डाउट कि 15 से 18 हुआ है, 3 हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, पर नॉट द सेम रेट, जैसे कि 5 पहले इंक्रीज़ हो रहा था। उसके बाद हमने एक और पर्सन लगा लिया, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर हमारा सेम है। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे जो मेरा अब की बार आउटपुट निकल के आया सेम आया 18, इंक्रीज़ नहीं हुआ है वो, ठीक है, ना इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है। पर अगर मैंने 6 पर्सन लगा लिए तो अब की बार मेरा इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 16 से डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर मैं 14 ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। हमारा डिमिनिश हो रहा है, वो इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है 18 से वो 14 पे चला गया, यानी -4 हो गया, माइनस में चला गया वो हमारा। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, फिर हमारा 0 पे गया, उसके बाद हमारा मार्जिन जो आउटपुट है वो क्या है डिमिनिशिंग, सॉरी नेगेटिव में चला गया, माइनस में चला गया। तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट फैक्टर जो हमारा लैंड थी वो वन ही पीस ऑफ लैंड पे हमारे ये सारे वर्कर काम कर रहे थे। ये 6 लेबर जो अभी तक उन्होंने काम किया है, उनका आउटपुट जो है हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते गए, फिक्स फैक्टर सेम रहा था, आउटपुट निकलता गया, पहले इंक्रीज़ होता गया एट ए कांस्टेंट रेट, उसके बाद वो 0 पे गया और उसके बाद क्या हुआ वो माइनस में चला गया। हम यहाँ पे बोल रहे थे अजम्पशंस पढ़ रहे थे, तो अजम्पशंस में क्या है 2 सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें कि कुछ जो है फिक्स है वो और हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और कुछ जो है वो वेरिएबल हैं, हम उनकी ज़्यादा यूनिट भी ले सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं नेक्स्ट कैपिटल और मशीनरी जो है वो फिक्स फैक्टर है और लेबर हमने क्या ले लिया वेरिएबल फैक्टर ले लिया, ठीक है। पैसा मैंने सेम लगाया है,
मैं एक पर्सन को 10,000 रुपये अगर सैलरी दे रही थी तो 2 जब आ गए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये करके मैंने 2 लोगों में बांट दिया, पर मेरा क्या है कैपिटल सेम लगी हुई है। मैं उतने ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, उतना ही अपना और भी जो भी यूज़ होता है एग्रीकल्चर में सब यूज़ कर रही हूँ जो कि पहले कर रही थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। फिर कह रहे हैं हम प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय यूजिंग मोर और लेस यूनिट ऑफ लेबर। तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हम लेबर की ज़्यादा या कम यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ लेबर आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस और ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। जो हमारा लेबर है वो सेम कैपेसिटी की है, ऐसा नहीं है कि जो पहली लेबर थी वो ज़्यादा काम करती थी, ज़्यादा मेहनती थी, और दूसरी ये है वो बहुत कम काम करती है। दोनों की एफिशिएंसी लेवल क्या है, वो इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है। फिर उसने बोला है कि द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज़ द सेम, और जिस मेथड से वो पहले काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है पहले वो मैनुअल काम कर रहे थे, 2 लोगों के आने के बाद हम कहें कि ज़्यादा आउटपुट इसलिए निकला है कि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरीज यूज़ कर ली, ऐसा नहीं है। पहले भी जैसे काम कर रहे थे अभी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी सेड दैट देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वही सेम है। फिर हम बोल रहे हैं कि 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न। नेक्स्ट इज़ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न। सबसे पहले क्या होता है, 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं हमारे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर है टोटल प्रोडक्ट, क्या होता है, जितना भी हमारा टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो टोटल आउटपुट निकल के आया है लेबर के द्वारा, तो वो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। इसमें हम 2 चीज़ें, द टोटल आउटपुट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग बट इन एन नॉन प्रोपोर्शनेट मैनर, हाईलाइट 2 थिंग्स। तो ये क्या है, इंक्रीज़ तो हो रहा है पर नॉन प्रोपोर्शनेट मैनर में हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर 15 हुआ है तो यहाँ पे 12 लगा लें, या फिर यहाँ पे 18 लगा लें, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग अलग होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शनेट में नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ़ लेबर यूनिट्स ही रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट टोटल आउटपुट। जो टोटल आउटपुट को जो लेबर है जो वो कितनी यूज़ हुई है उस टोटल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। फिर कह रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो 1 यूनिट ऑफ लेबर को क्या बोलेंगे हम, एवरेज प्रोडक्ट। तो ये से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर इंटू यूनिट इंटू लेबर यूज्ड। उसके बाद बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ द लेबर। जैसे कि फर्स्ट में क्या था, 5 था, नेक्स्ट में 12 है, तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इज़ 7। तो 7 इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट वन वैसे प्रीवियस वन को जब हम माइनस करते हैं तो दैट इज़ जो हमारा माइनस करके आता है वो क्या होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो एडिशनल लेबर जब हमने यूज़ की थी तो उसे क्या बोला था हमने, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला था। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा या फिर लास्ट। ये मार्जिनल वर्ड, एवरेज वर्ड, टोटल वर्ड ये बहुत जगह यूज़ होगा। ये प्रोडक्ट में भी जब हम 11th क्लास में या फिर हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आता है, मार्जिनल प्राइस आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस तरह से निकल के आते हैं। तो ये इसका सेम मार्जिनल वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब होगा एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट किसी भी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूनिट जो है नॉट फिक्स, इट इज़ वेरिएबल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 2 इज़ नॉट फिक्स। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर में ये भी क्या है, फिक्स नहीं है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो वाई इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ था ये क्यों होता है। जब हम ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, स्टार्टिंग में जो है हम कहते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है हमारा आउटपुट, तो वो क्यों होता है,
तो क्यों होता है कि इसका आंसर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस कमोडिटी। हम किसी भी कमोडिटी को इस तरह से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं जिससे कि हमारा क्या कोई प्रोडक्शन निकल के आए, कोई हमारा आउटपुट निकल के आए। बट द फैक्टर कॉम्बिनेशन आर मॉडिफाइड, हम उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, फैक्टर फिक्स फैक्टर को वो रखा, उसे बढ़ाने से हमें लग रहा था कि कोई भी हमारे आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर को हमने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। तो जब मोर लेबर हमने इसी लैंड पे, किसी भी पर्टिकुलर लैंड पे अप्लाई की टू अ मशीनरी, लैंड मशीनरी इज़ बेटर, और टू मशीनरी द लैंड और मशीनरी इज़ बेटर, इट इज़ मोर कम्प्लीटली यूज्ड। तो इट इज़ स्पेशली द केस व्हेन द फिक्स फैक्टर लाइक लैंड और मशीनरी इज़ लार्ज। जब लैंड हो या फिर मशीनरी जो है वो लार्ज हो, तो वहाँ पे हमारा क्या है, ये फिक्स फैक्टर है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पे यूज़ जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, एक करके हमारा क्या होता है, पीस ऑफ लैंड था, उसमें हमने पहले 1 लेबर लगाई, फिर हमने 2 लेबर लगाई, फिर 3 लेबर लगाई, उससे हमारा क्या हुआ, टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होता गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंडस्ट्री का वो लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे एक मशीनरी है मेरी, ठीक है, जिस पे कि हम मान लो ये पेंसिल है, पेंसिल बनाने का काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक लेबर जब मैंने लगाई थी तो वहाँ पे उसका आउटपुट निकल के आ रहा था 10, मतलब 1 घंटे में वो 10 पेंसिल्स बना पा रहे थे। अगर मैंने उस पर 2 लेबर लगा दी तो वो 1 घंटे में क्या है, मान लो 25 आउटपुट निकाल के दे रहे थे। अगर मैंने 3 लगा दी तो वो 43 जो है आउटपुट निकाल के दे रहे थे। तो ये क्या है, जब हमारी लैंड और मशीनरी जो है फिक्स है, वो दोनों अलग अलग केस में दे रखा है। लैंड इज़ ऑन अ केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ मशीनरी इन केस ऑफ इंडस्ट्री। तो जहाँ पे कि प्लॉट ऑफ लैंड इज़ टू लार्ज, प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, और मशीनरी जो है टू डिफ़िकल्ट फॉर ओनली 1 वर्कर टू हैंडल द ऑपरेशन, और एक ही पर्सन जो है उस पर किसी भी मशीनरी में वर्क कर रहा है तो उसके लिए हैंडल करना उसे डिफ़िकल्ट है। तो सिंगल वर्कर हिमसेल्फ कैन नॉट प्लग, सो वीड, डू ऑल द एग्रीकल्चर फॉर कल्टिवेशन इन ए बेटर वे। तो एक ही पर्सन जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए जो है आउटपुट निकल के तो आ रहा था पर अच्छा नहीं आ रहा था। तो 2 लोग अगर उसमें लग गए हैं उस काम को करने में, एक जो पर्सन है वो प्लगिंग करेगा, दूसरा 100 करेगा, तीसरा वीड करेगा, तो सबके अलग अलग काम हो गए, तो काम भी आसान हो गया उनका, तो और आउटपुट जो है हमारा इंक्रीज़ हो गया। फिर इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि जैसे कि एक और एग्जांपल दे रखा है कि एक क्लॉथ की शॉप है, वहाँ पे एक ही जो मैंने वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आए, उन्होंने क्या किया, वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स दिखाने के लिए बोला। एक कस्टमर ने बोला शर्टिंग के लिए शॉपकीपर से, ठीक है, एक ने साड़ी के लिए बोला। साइमल्टेनियसली द शॉपकीपर मस्ट कलेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। तो साड़ी और जो शर्टिंग्स हैं ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, एक तरह से, एक मेंस में एक वीमेंस में, ठीक है। फिर उन्हें सबसे पैसे कलेक्ट करने हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें बैंक में जमा कर डिपॉजिट करके आना है उन पैसों को। उसके बाद उन्हें क्या करें, अपनी शॉप को और उसमें सामान लेके आना है। तो एक ही पर्सन काम कर रहा है तो आउटपुट जो है वो क्या होगा हमारा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए अगर हम 2-3 पर्सन रख देते हैं कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए अलग, काउंटर पे अलग हो गया, या फिर जो लोगों को चीज़ें दिखा रहा है तो वो पर्सन अलग हो गया, तो उससे क्या हुआ, हमारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इजी हो गया, और आउटपुट भी जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों हुआ, गुड यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर को अच्छी तरह से हमने यूज़ किया, और स्पेशलाइजेशन अमंग यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर में क्या किया, स्पेशलाइजेशन किया। अब डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों हो रहा है, जब हम और लोगों को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों है, जो हमने वो अभी वो किया था, सैचुरेशन पॉइंट पे जाने के बाद हमारे ग्राफ में हम डिमिनिशिंग पे जा रहे थे। तो क्यों जा रहे थे डिमिनिशिंग पे,
बट देयर इज़ अ लिमिट टू इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न। किसी भी काम को करने के लिए अब आप जाते हो किसी शॉप पे, मान लो कि हम गए, हमने बोला कि हमें जॉब चाहिए, वहाँ पे वो बोलेंगे बस बहुत हमारे पास प्रॉपर बंदे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। क्यों नहीं है? सब काम के लिए क्या है, लोग डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं और सब हर एक डिपार्टमेंट में लोग जो हैं वो फुल है। मतलब काउंटर पे भी लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो कस्टमर को अटेंड करते हैं और बाहर का काम देखते हैं। इस तरह से लगा के उनके पास इनफ जो है वो लेबर है, तो अब उन्हें लेबर नहीं चाहिए। अब इससे ज़्यादा जो हो, अगर उनके पास लेबर आती है तो वो काम तो करेगी नहीं, बाकी उनका जो आउटपुट है उसे डिक्रीज़ कर देगी। तो मार्जिन रिटर्न जो है, बट देयर इज़ अ लिमिट टू इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न। मार्जिन रिटर्न को के लिए भी क्या है, लिमिट है। आफ्टर ए सर्टेन स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कुछ टाइम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड दैट एन इंडस्ट्री कैन हैव ओनली इंक्रीजिंग रिटर्न। इससे ये नहीं देखना चाहिए कि अगर लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में हायर करते रहेंगे लोगों को तो इससे हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। नहीं, वो एक लेवल पे जाके वो डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो एक पर्सन कहेगा कि ये काम कर लेगा, दूसरा कहेगा कि मैं ही क्यों करूँ, यही कर लेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा है, एक ही काम पे कई लोग लगा रखे हैं, तो सब एक दूसरे की वेट करेंगे कि मैं क्यों करूँ, ये भी कर सकता है। तो या फिर वो टाइम मिला तो गप्पे मारने बैठ गए, तो इससे इंक्रीज़ तो हुई नहीं उनकी प्रोडक्टिविटी, बल्कि डिमिनिशिंग हो गई। तो डिमिनिशिंग के 3 कॉजेज़ हैं। द फैक्टर फिक्स फैक्टर में बिकम टू स्मॉल। फिक्स फैक्टर जो है वो कम हो गया, मतलब एक पीस ऑफ लैंड तो छोटा पड़ गया, या फिर एक शॉप जो है वो तो छोटी है और लोग लगा रहे हैं उसमें 10-20, तो वो क्या है, फिक्स फैक्टर जो है वो स्मॉल हो गया। वेरिएबल फैक्टर की बहुत ज़्यादा यूनिट्स हो गई। बियॉन्ड द बेस्ट एंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स एफिशिएंसी विल डिमिनिशिंग। एक ऑप्टिमम लेवल के बाद अगर हम कॉम्बिनेशन कोई भी 2 फैक्टर का करते हैं तो वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी जो है वो डिमिनिश होने लगती है। इसमें 1 फैक्टर जो है वो फिक्स है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर 20 हमारे पास पर्सन है, हम एक ही शॉप पे करने के बाद की जगह हम एक और शॉप खोल लेते हैं और 10 लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही शॉप में इतने सारे लोग लगे हुए हैं, फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। फिर है इम्पोर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की। क्या इम्पोर्टेंस है? डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न इज ऑफ बेसिक एग्रीकल्चर significance to man since every human activity is subject to this tendency. Take the instance of a student studying for a examination. हम क्या कर रहे हैं कि एक जो स्टूडेंट है उसके एग्ज़ाम है, वो स्टडी कर रहा है 1 घंटे तक, उसका क्या है वो फ्रेश अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो फ्रेश फील करेगा और जो स्टडी में भी उसकी अटेंशन अच्छी होगी। उसके बाद कुछ आवर्स के बाद वो टायर्ड फील करेगा और इट डजंट फाइंड इट ईजी टू फेस और टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क, ईजी टू कॉन्सेंट्रेट, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी जो है उसका वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद है ही ऑल्सो फील स्लीपी, उसके बाद उसे ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है और वो ये सोचेगा कि मैं बाहर जाता हूँ और अपने फेस वॉश करके आता हूँ जिससे कि मैं शायद मेरी नींद जो है वो खुल जाए। उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद यहाँ पे तो उसने मुंह धो के क्या किया, अपने आप को जगाने की कोशिश कर ली, ठीक है, पर कुछ टाइम के बाद क्या है, स्टूडेंट इज़ बाउंड टू स्लीप, उसे लगेगा कि उसे सोना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी, इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी और एवरी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ होती है। तभी तो कोई भी काम की लिमिट जो है वो 8 to 10 आवर्स होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन से 24 घंटे काम करा रहे हैं हम। तो मैन कैन endeavor टू चेक द टेंडेंसी थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इंटेंशंस एंड न्यू प्रोसेस। तो जो एक मैन की टेंडेंसी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट, इन्वेंशंस और न्यू प्रोसेसेस। तो ही endeavor हिज
बेस्ट टू सिक्योर इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न अवॉइडिंग डिमिनिशिंग रिटर्न। तो वो क्या कोशिश करता है कि अपने मार्जिन रिटर्न को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है और डिमिनिशिंग रिटर्न को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो एग्रीकल्चर में, फिशरीज़ में, माइनिंग में, एक्सटर्नल इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़, टोटल आउटपुट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। वहाँ पे क्या होता है, टोटल जो आउटपुट होता है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो मैथलस गेव हिज ब्लूमी थ्योरी ऑफ population. He commented that population was ever increasing while the size of the land was said to be permanently fixed. फिर उसके बाद if the tendency to diminishing return could be removed somehow, all economic problem will be solved. अगर हम diminishing return को किस तरह से solve कर पाते हैं तो economic problem जो है हमारी वो solve हो जाएंगी। With one plot of land all can be fed. Applying more or more capital and labor with one cotton mill, all can be cloth and so on. But this is just a dream. The law of diminishing marginal return can be checked or controlled for a time, but it can never be eliminated. तो ये जो diminishing margin return है इसे हम चेक कर सकते हैं, कुछ हद तक इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर इसे इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू।